हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रक्स। और आज हम हमारा ख़त्म करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक शानदार टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इससे प्रीवियस क्लासेस में हम हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था, उसके जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वो हम हमारे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज हम हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, इन्नू मिन्नू सा टॉपिक है, ये हम जल्दी से ख़त्म करेंगे ताकि हमारा जल्दी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सबसे पहले बात आती है इंसेमिनेशन की। तो इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन हम किस प्रोसेस को बोलते हैं? हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमारा गेमेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है, हमारा कौन सा प्रोसेस है? हमारा गेमेटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस हो चुका है। यानी कि इसमें हमारे पास गेमीट्स की जो फॉर्मेशन है वो हो चुकी है। हमारे पास स्पर्म्स बन चुके हैं, हमारे पास जो एग है या फिर ओवम जो है वो हमारे पास बनके तैयार हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें बनके तैयार हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद का प्रोसेस होता है इंसेमिनेशन, या फिर अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो इसको हम बोलेंगे गैमीट ट्रांसफर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे गैमीट ट्रांसफर। इंसेमिनेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ गैमीट ट्रांसफरिंग। इसके अंदर क्या होगा? जो हमारे पास सीमेन होगा, क्या होगा? जो हमारे पास जो सीमन था, सीमन हम किसको बोलते हैं? सीमन हम बोलते हैं हमारे पास क्या है? स्पर्म्स। जो हमारे पास क्या है? मेल गैमीट है प्लस सेमिनल वेसिकल के जो सीक्रेशंस हैं, सेमिनल वेसिकल सीक्रेशंस, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? हम कंबाइन करके बोलते हैं हमारा सीमन। ये बनता है हमारा सीमन कंबाइन। किसको बोलेंगे हम? स्पर्म्स प्लस सेमिनल वेसिकल के जो सीक्रेशंस हैं उनको कंबाइन करके हम बोलेंगे सीमन। तो हमारा इंसेमिनेशन क्या हो गया? इंसेमिनेशन में सीमन आ रहा है वर्ड, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सीमेन है वो ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो हम इंसेमिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? इंसेमिनेशन इज डिफाइंड एज अ सिंपल प्रोसेस इन विच सीमेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पीनस टू द वेजाइना ऑफ अ फीमेल। ठीक है, यानी कि पीनस जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है और वेजाइना जो कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया है फीमेल का, पीनस है एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेल का। तो पीनस से हमारा सीमन जो है वो ट्रांसफर होगा, हमारा ट्रांसफर होगा वेजाइना में, और वेजाइना के बाद क्या होगा? उसका होगा जाके फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। तो जब हम बात करते हैं हमारी स्पर्म रिलीज की, अगर हम बात करते हैं हमारे स्पर्म रिलीज की, तो एक इजैकुलेशन में हमारे कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं? अप्रोक्स हमारे रिलीज होते हैं 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड। ठीक है, हर एक इजैकुलेशन में हमारे पास कितने स्पर्म्स रिलीज होंगे? 200 से 400 मिलियन तक स्पर्म्स हमारे पास इजैकुलेट होते हैं पर इजैकुलेशन। तो कितना ज्यादा नंबर है स्पर्म्स का। और हमारे पास ओवम का कितना नंबर है? ओवम जब रिलीज होगा, ओवम कितना रिलीज होगा? ओवम रिलीज या फिर हमारा एग बोल सकते हैं, एग रिलीज का जो प्रोसेस है वो हमारा कितना होगा? वो 1 होगा। 1 एग रिलीज होगा पर मंथ। ठीक है, सीमन का जो इजैकुलेशन है या फिर हम बोल सकते हैं स्पर्म्स का जो इजैकुलेशन है वो कंट्रोलेबल है, लेकिन ओवम का जो सिक्रीशन है या फिर ओवम का जो रिलीज है वो कंट्रोल में नहीं है। वो महीने में क्या होगा? महीने में एक ही ओवम रिलीज होगा। एक महीने में एक लेफ्ट वाली ओवरी रिलीज करेगी, उससे नेक्स्ट मंथ हमारी राइट ओवरी रिलीज करेगी एक ओवम, एंड फिर लेफ्ट राइट। दिस प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होता रहता है। तो ये हुआ हमारा इंसेमिनेशन का प्रोसेस, यानी कि गैमीट जो ट्रांसफर है वो हमारा हो चुका है। हमारे जो सीमेन है या फिर हमारे जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स रिलीज हो चुके हैं वेजाइना के अंदर। उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? उसके बाद होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हमारा होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा? एग्जैक्ट उसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी? फर्टिलाइजेशन की एग्जैक्ट लोकेशन होगी हमारे पास एम्पुला रीजन में। एम्पुला किसका पार्ट है? एम्पुला पार्ट है ओविडक्ट का। ओविडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? ओविडक्ट को हम बोल सकते हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब।
ठीक है, ये हमारे पास किसका डायग्राम है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इस डायग्राम में हम लोकेट कर पा रहे हैं कि हमारा एम्पुला का रीजन ये रहा। दिस इज द एम्पुला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी ओविडक्ट। तो क्या होगा, ओवरी से क्या होगा, ओवरी से हमारा एग रिलीज होगा और हमारा एग रिलीज होके कहाँ जाएगा, हमारा एग रिलीज होके आ जाएगा हमारा एम्पुला रीजन में। फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ से वेजाइना के थ्रू हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास आएंगे स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स रिलीज आएंगे, हमारे पास आएंगे 200 से 400 मिलियन, अप्रोक्स 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स हमारे पास आएंगे थ्रू वेजाइना, और ये ट्रैवल करेंगे। इनका डायरेक्शन क्या होगा ट्रैवलिंग का, दे विल डायरेक्ट, दिस विल बी द मूवमेंट ऑफ देयर डायरेक्शन। ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे एम्पुला रीजन की तरफ। कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हमारे एम्पुला रीजन की तरफ। एम्पुला रीजन में क्या होगा, हमारा फिर फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, हमारा एम्पुला रीजन में। क्यों, क्योंकि एम्पुला रीजन में ही हमारी क्या होता है, एम्पुला रीजन में ही हमारा जो ओवम है वो रिलीज होगा। ओवम रिलीज की लोकेशन जो है, ओवम रिलीज लोकेशन, ओवम रिलीज हमारा कहाँ होता है, ओवम रिलीज हमारा एम्पुला में ही होता है। इसी वजह से हमारे जो स्पर्म है, हमारे स्पर्म्स ट्रेवल करके कहाँ आते हैं, एम्पुला रीजन में आते हैं, जहाँ पे क्या हो सकता है, जहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है एग्जैक्टली हम किसको बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का सिंपल मतलब है, सिंपल क्या मतलब है, सिंपल मतलब हमारे पास क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ क्या आएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। What is fertilization? Fertilization is nothing but simply the fusion of male gamete with the female gamete. अब ये जो fertilization है ये exactly कैसे होता है, हमने देखा था ये हमारे पास एक ओवम का स्ट्रक्चर है। ओवम के सराउंडिंग में हमारे पास कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, ओवम के सराउंडिंग में हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट थी जिसको हमने बोला था जोना पेलुसिडा। हमने क्या बोला था, जोना पेलुसिडा। और हमने देखा था हमारे पास अगर कोई स्पर्म है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, यानी कि स्पर्म हेड की अगर हम बात करते हैं, स्पर्म हेड में जो जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस से ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने नाम दिया था हमारा एक्रोसोम। जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या था, एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम्स। एक्रोसोम्स में कुछ एंजाइम्स हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि जो जोना पेलुसिडा की जो लेयर है उसको ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। क्या होता है, हमारे पास स्पर्म्स आते हैं बहुत सारे, क्योंकि कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं पर इजैकुलेशन, 200 to 400 मिलियन स्पर्म्स आर रिलीज्ड। तो क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारे स्पर्म्स ट्राई करेंगे कि फ्यूज हो जाए हम ओवम के साथ, लेकिन ओवम क्या है, ओवम हमारे पास एक सिंगल प्रेजेंट है। तो क्या होगा, एक सिंगल स्पर्म आएगा, एक्रोसोम जो है उसका रिलीज होगा, उससे एंजाइम्स रिलीज होंगे। जो एंजाइम्स रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, वो जोना पेलुसिडा वाली जो लेयर है उसको क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। उसको ब्रेक करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं उसको रप्चर करेंगे। उसको ब्रेक करके रप्चर करके क्या करेंगे, एंट्री लेंगे किसके अंदर, ओवम के अंदर अपनी एंट्री लेंगे और फ्यूज हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब जोना पेलुसिडा की लेयर ब्रेक हो गई है उसके बाद कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता। क्या होगा, कुछ ऐसी सिक्रीशंस होंगे जिस वजह से क्या होगा, जो बाकी के जो सराउंडिंग स्पर्म्स हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएं, डीजनरेट हो जाएं या फिर अपने आप ही मर जाएं। तो क्या होगा, हमारे पास सिंगल स्पर्म से क्या होगा, एक सिंगल ओवम क्या होगा, फ्यूज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 3 स्पर्म्स आ रहेंगे तो तीनों के तीनों स्पर्म्स एक ही ओवम के साथ फ्यूज हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास प्लोइडी क्या हो जाएगी, तो फिर हमारे पास टेट्राप्लोइडी हो जाएगी। अगर ये 3 स्पर्म्स और एक ओवम है, क्या हो जाएगा, ये एन क्या है, ये सारे हैप्लॉइड नंबर है, चारों चीजें क्या है, हैप्लॉइड है। अगर चारों फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे पास टेट्राप्लॉइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, टेट्राप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास अब नॉर्मल है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स आर क्या है, ह्यूमन बींग्स का जो प्लॉइडी नंबर है, ह्यूमन बींग्स का जो प्लॉइडी नंबर है वो क्या है, 21 है। यानी कि क्या है, वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है,
डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर इसी वजह से सारे फ्यूज नहीं करते, अगर सारे एक साथ फ्यूज कर जाएंगे तो जो प्लॉइडी नंबर है, प्लॉइडी नंबर इंक्रीज हो जाएगा, अब नॉर्मल जाइगोट बनेगा, अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनेगा, अब नॉर्मल फिटस बनेगा। और अगर ऐसा जनरली होता है तो बहुत रेयर होगा, और ये बहुत एक्सट्रीम रेयर ओकेजन होगा जब ऐसा प्लॉइडी नंबर हमें देखने को मिलता है, और ऐसे ही फिटस के सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसी वजह से इन चीज़ों को प्रिवेंट किया जाता है। एक सिंगल स्पर्म है वही ओवम के साथ फ्यूज करता है, बाकी के जो स्पर्म्स बच गए वो डीजेनरेट कर जाते हैं। क्या कर जाएंगे? बाकी के स्पर्म्स क्या कर जाएंगे? डीजेनरेट कर जाएंगे। और एक सिंगल स्पर्म जो है वो क्या करेगा? वो फ्यूजन होगा उसका। किसके साथ फ्यूजन होगा? उसका फ्यूजन होगा ओवम के साथ। अगर अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हमारे पास ये जो गिवन डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके पास 3 स्पर्म्स हैं, स्पर्म नंबर ए, बी एंड सी, ठीक है, हमारे पास एक ओवम है। तो इस डायग्राम से अगर आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा जो स्पर्म है वो सबसे पहले फ्यूज होगा, क्योंकि फ्यूजन तो सिर्फ एक ही स्पर्म का होना है। तो विच ऑफ दीज स्पर्म्स ए, बी एंड सी, विच ऑफ दीज स्पर्म इज लाइकली टू बी फ्यूज्ड विद द ओवम? कौन सा स्पर्म दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है स्पर्म ए। क्या दिख रहा है हमें? स्पर्म ए इज लाइकली टू बी फ्यूज्ड विद ओवम। फ्यूज्ड विद ओवम क्यों? क्योंकि स्पर्म ए जो है, स्पर्म ए ही सबसे क्लोज है, तो जो स्पर्म हमारे सबसे क्लोज होगा वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले जाके फ्यूजन कर लेगा। जो बाकी के स्पर्म से तो बहुत दूर दूर है, ये भी दूर है, सी तो बहुत ज्यादा ही दूर है, तो क्या होगा? ए हमारा फ्यूजन करेगा, बी और सी हमारे क्या करेंगे? डीजनरेट कर जाएंगे। ये हमारा सिंपल एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। उसके बाद हमने देखा कि हमारा क्या था? फर्टिलाइजेशन हो चुका है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है जाइगोट। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब हमारे पास जाइगोट कहाँ बना था? जाइगोट कहाँ बना था? एम्पुला रीजन में बना था। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, क्या लोकेशन है इसकी? इसकी भी लोकेशन कहाँ है? एम्पुला रीजन में है। और ये एम्पुला किसका पार्ट है? एम्पुला पार्ट है हमारा ओविडक्ट का। स्पेसिफिकली अगर आपको पूछा जाए कहाँ बनता है जाइगोट, तो ऑप्शन में अगर एम्पुला हो तो आप एम्पुला को टिक करेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में ओविडक्ट हो, सर्विक्स हो, ओवरी हो, आई एम सॉरी, तो किसको टिक करेंगे आप टिक करेंगे हमारी ओविडक्ट को, ठीक है। तो हमारा जाइगोट कहाँ बनता है? हमारा जाइगोट बनता है एम्पुला के रीजन में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है हमारा जो जाइगोट है? हमारा जाइगोट करता है मूवमेंट। हमने देखा कि हमारा जाइगोट बन जाता है हमारा एम्पुला के रीजन में। अब वो एम्पुला के रीजन में तो रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बेबी है या फिर जो फीटस है वो कहाँ ग्रो करता है? वो हमारा ग्रो करता है यूट्राइन कैविटी में, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं हमारे यूट्रस के अंदर क्या करता है? वो ग्रो करता है। तो यूट्रस के पास तो आएगा, तो क्या होगी? उस जाइगोट की होगी मूवमेंट। अब उस जाइगोट की मूवमेंट कहाँ से होगी, कैसे होगी, क्या पाथवे वो फॉलो करेगा, अभी हम वो देखते हैं। हमने क्या देखा था? हमारा स्पर्म इस पाथवे से आया था। हमारा जो स्पर्म था वो किस पाथवे से आया था? वो इस पाथवे से वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से होता हुआ, इस्थमस से होता हुआ हमारे पास आया था एम्पुला के रीजन में। सेम पाथवे रिवर्स फॉलो होगा। अब हमारे पास क्या होगा? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे अगर हमारे पास जाइगोट है तो जाइगोट की मूवमेंट होगी, रिवर्स मूवमेंट होगी, जब तक कि वो जाइगोट क्या ना हो जाए? यूट्रस में पहुंच ना जाए, या फिर हमारी यूट्राइन कैविटी जो है उसमें ना आ जाए, तब तक उसकी जो है वो मूवमेंट होती रहेगी। अब जाइगोट हमारे पास बन गया। जाइगोट क्या था? जाइगोट हमारे पास 2 सेल स्ट्रक्चर था। 2 सेल स्ट्रक्चर था, यानी कि हमारे पास 2 सेल थी, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, वो फ्यूज करके क्या बनाया था? जाइगोट। अब फ्यूज करने के बाद हमारे पास जाइगोट क्या बन गया है? फ्यूज होने के बाद हमारे पास जाइगोट बन गया है 1 सेल स्ट्रक्चर। क्या बन गया है हमारे पास? 1 सेल स्ट्रक्चर बन गया है आफ्टर द फ्यूजन। अब इसके बाद क्या होगा? जब जाइगोट मूव करेगा हमारा एम्पुला के रीजन से यूट्राइन कैविटी की तरफ, तो क्या होगा? उसकी डेवलपमेंट होगी, उसकी मैच्योरेशन भी होगी। यूं तो है नहीं कि चलो मैं भाग जाता हूँ, लेकिन वो मूवमेंट करते करते वक्त क्या होगा?
मूवमेंट होते होते वक्त उसकी डेवलपमेंट भी होगी, उस जाइगोट की मैच्योरेशन भी होगी। अब वो कैसे होगी, अभी हम वो देखते हैं कि उसकी जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसे होती है हमारी। वो मूवमेंट जब होगी या फिर जब उसकी क्या होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट में हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। द फर्स्ट टर्म इज ब्लास्टोमियर एंड द सेकंड टर्म इज मोरूला। दो टर्म है हमारे पास, ब्लास्टोमियर और हमारे पास क्या है, मोरूला। ब्लास्टोमियर और मोरूला हम किन को बोलते हैं, अभी हम वो देखते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास था जाइगोट, हमारे पास था जाइगोट। जाइगोट कितना था, हमने देखा 1 सेल्ड स्ट्रक्चर था। अब जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा, जाइगोट में होगा हमारे पास माइटोसिस। क्यों, क्योंकि मियोसिस तो हमारा क्या है, रिडक्टिव डिवीजन है। अभी हमें प्लॉइडी नंबर कम नहीं करना है, प्लॉइडी नंबर तो डिप्लॉइड हो गया, अब हमें प्लॉइडी नंबर सेम रखना है, लेकिन हमें फर्दर डेवलपमेंट करनी है। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा माइटोसिस। क्या होगा, हमारे पास होगा माइटोसिस। और माइटोसिस होने के बाद ये 1 सेल स्ट्रक्चर से क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 2 सेल स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास बनेगा 4 सेल स्ट्रक्चर। तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, और या फिर हमें 16 सेल स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलेंगे, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे हमारे ब्लास्टोमियर्स। यानी कि अगर 16 सेल का एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बन गया, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि 16 सेल स्ट्रक्चर है, रैंडमली नाम नहीं देंगे उसको, हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे। वो नाम क्या होगा, वो नाम है हमारा ब्लास्टोमियर। क्या नाम है, वो नाम है हमारा, उस नाम को हम बोलेंगे हमारा ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर क्या है, ये है हमारा ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब हमारे पास 16 सेल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बन गए, थोड़े से एक 16 सेल स्ट्रक्चर, एक और 16 सेल स्ट्रक्चर, एक और 16 सेल स्ट्रक्चर्स, उनको हम बोलते हैं हमारा मोरूला। क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे मोरूला, यानी कि क्लस्टर ऑफ ब्लास्टोमियर्स। क्लस्टर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज नोन एज मोरूला। बहुत ज्यादा सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ना ही हम इसको कॉम्प्लिकेशन से समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक जाइगोट था जो कि किससे बना था, मेल फीमेल के फ्यूजन से बना था। फ्यूज होने के बाद वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन गया। उसने क्या किया, उसने माइटोसिस किया, माइटोसिस करके वो स्ट्रक्चर बनाएगा, 2 बनाएगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे वो स्ट्रक्चर्स हमारे बनाता रहेगा। उन अगर स्ट्रक्चर्स को सिंपली अगर हम बोलेंगे, सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। अगर उनका क्लस्टर प्रेजेंट है, उनके क्लस्टर को हम बोलेंगे मोरूला। ठीक है, समझ आया आप सबको, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट की अगर हम बात करते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, मोरूला हमारे पास बन गया था। मोरूला का जो फर्दर डेवलपमेंट है, मोरूला फर्दर डेवलप करके क्या बनाता है, फर्दर डेवलप करके हमारा बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। जैसे ये कब की बात हो रही है, ध्यान रखिए, ये हम बात कर रहे हैं जब हमारा जाइगोट मूव कर रहा है। कहाँ से मूव कर रहा है, एम्पुला रीजन से यूट्राइन कैविटी की तरफ मूव कर रहा है। उस टाइम हमें देखने को मिलता है ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर। अब ब्लास्टोसिस्ट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली इसकी 2 लेयर्स है। मेनली क्या है, 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी इसके 2 लेयर है, फर्स्ट लेयर क्या है, फर्स्ट लेयर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ट्रोफोब्लास्ट। अभी इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट दिस डायग्राम। एक बार जो लिख रही हूं आप उस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट लेयर क्या होगी, ट्रोफोब्लास्ट, और सेकंड लेयर हमारे पास किसकी आती है, इनर सेल मास की, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल सेल मास की। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है। ब्लास्टोसिस्ट का एक डायग्राम है। ब्लास्टोसिस्ट में जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर ऐसी स्पेस जो खाली है, उस खाली स्पेस को इन्होंने बोल दिया है ब्लास्टोसील। क्या बोल दिया, उस खाली स्पेस को इन्होंने बोल दिया हमारे पास ब्लास्टोसील। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं तो जो आउटर लेयर है, जो क्या है, जो आउटर लेयर है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, आउटर लेयर। आउटर लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट।
क्यों? क्योंकि ये आउटर हमारी लेयर है। ध्यान रखिए ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, उसमें ट्रोफोब्लास्ट वाली जो लेयर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेयर बन जाती है। उसके बाद हमारा जो इंटरनल सेल मास है, क्या हुआ, ये अनडिफरेंशिएटेड है अभी क्या है, अभी के लिए क्या है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड हम इसको बोल सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि अभी इसको डिवाइड नहीं किया है प्रॉपरली, अभी बस एक सेल का मास है, क्या माइटोसिस हो रहा है होता जा रहा है, तो अभी उसका प्रॉपर कोई फंक्शन नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। जैसे कि क्या होता है, हमारे पास जिसकी मसल टिश्यू है उसकी एक स्पेशल फंक्शन है कि वो मसल टिश्यू है ना। जैसे कि हार्ट टिश्यू है, जब हमारे पास हार्ट वाला जो ऑर्गन है उसका स्पेशल फंक्शन है पंपिंग ऑफ द ब्लड या फिर हार्ट बीट रहना, है ना। तो प्रॉपर फंक्शंस है हमारे पास ऑर्गन्स के, टिश्यूज के। लेकिन ऐसा कोई सेल मास जिसका कोई प्रॉपर फंक्शन ना हो, उसको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड। तो हमारे पास अभी के लिए क्या है, ये इंटरनल सेल मास जो है अभी के लिए हमारे पास क्या है, अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में प्रेजेंट है व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। ब्लास्टोसिस्ट को हम 2 लेयर्स में बांटते हैं। कौन कौन सी 2 लेयर्स, ट्रोफोब्लास्ट और इंटरनल सेल मास या फिर इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर आउटर लेयर को हम बोलेंगे, इसका क्या फंक्शन है अभी हम आगे देखेंगे। इन दोनों चीजों का फंक्शन अभी हम आने वाली क्लासेस में हमारे पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा है इंटरनल सेल मास, जो कि क्या है हमारे पास डिफरेंशिएटेड कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट है। डिफरेंशिएटेड कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट है। एक बार हम इस डायग्राम में ओवरव्यू लेते हैं कि हमारा एम्पुला से कैसे मूव किया, किन किन सिचुएशंस में हमारा मूव किया। क्या था हमारे पास, ये हमारे पास ओवरी थी, ठीक है। ओवरी ने क्या किया, हमारे पास ओवरी ने क्या किया, एग का रिलीज कर दिया। क्या किया, एग का क्या हुआ, एग का रिलीज हुआ है ओवरी के थ्रू। रिलीज करके एग कहाँ पहुंचा, क्या डायरेक्शन है इसकी, रिलीज करके यहाँ पहुंच गया। यहाँ से हमारे क्या थे, स्पर्म आए थे। स्पर्म आने के बाद क्या हुआ था, हमारा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये देखिए आप स्पर्म आ रहे हैं। अब इनमें से अगर मैं लेबल करूं स्पर्म ए, बी एंड सी, तो कौन सा स्पर्म फ्यूज करेगा, विच स्पर्म इज लाइकली टू फ्यूज विद द ओवम, स्पर्म बी। क्या है इसका करेक्ट आंसर, स्पर्म बी विल लाइकली टू बी फ्यूज्ड विद द ओवम। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री दे चुका है, तो स्पर्म ए और सी की एंट्री अब ब्लॉक कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास स्पर्म बी का फ्यूजन हो चुका ओवम के साथ, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। कहाँ हुआ है, एम्पुला के रीजन में हुआ। ये कौन सा एरिया है, ये हमारे पास एरिया है एम्पुला का एरिया। उसके बाद जाइगोट बन जाता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, जाइगोट। हमने क्या देखा था, अब जाइगोट मूव करेगा, मूव कर रहा है जाइगोट, कहाँ तक मूव करेगा, ये हमारा यूट्राइन कैविटी जो है, ये क्या है हमारे पास, यूट्राइन कैविटी तक ये क्या करेगा, यूट्राइन कैविटी तक ये मूव करेगा। मूव कर रहा है तो इसकी डेवलपमेंट भी हो रही है साथ साथ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ हमारे पास 2 सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 4 सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यूट्राइन कैविटी तक आते आते क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। यानी कि क्या था, हमने देखा था एम्पुलर रीजन में जाइगोट बना था, एम्पुलर से यूट्राइन कैविटी तक पहुंच जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। बीच में हमने कौन सी स्टेजेस देखी थी, बीच में हमने देखी थी हमारी ब्लास्टोमिया और मोरुला की हमने स्टेजेस देखी थी। यूट्राइन कैविटी तक पहुंचते पहुंचते क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो कि 2 लेयर्स में क्या है, डिफरेंशिएटेड है। फर्स्ट हमारी ट्रोफोब्लास्ट और सेकंड हमारी क्या है, इनर सेल मास, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट में होगी हमारी इम्प्लांटेशन। क्या होगी, हमारी होगी इम्प्लांटेशन। अभी जो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे होगा या फिर ये कहाँ होगा, हमारा इम्प्लांटेशन का मतलब ही क्या, अभी हम मतलब समझते हैं, सिंपल, कंफ्यूज नहीं होते हैं। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है, इम्प्लांटेशन का मतलब है किसी भी चीज को एक जगह पे प्लांट करना, ठीक है। जैसे हमने बीज लिया या फिर कोई हमने छोटा सा पौधा लिया यानी कि सीडलिंग लिया, उस सीडलिंग को अगर हम जमीन पे लगा देंगे तो क्या कर दिया हमने, उस पौधे को जमीन में इम्प्लांट कर दिया। ये मतलब है इम्प्लांटेशन का, यानी कि हमने किसी चीज को किसी के साथ फिक्स कर दिया है, ठीक है, उसका मतलब होता है इम्प्लांट, ठीक है, यानी कि हमने इम्प्लांट कर दिया।
तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन का जो वर्ड है, इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस है, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट जो बन गया था, क्या बना था हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट बना था, ब्लास्टोसिस्ट बन गया था जब तक हम यूट्राइन कैविटी तक पहुंचे थे, है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो क्या होगा, वो इम्प्लांट होगा। वो कहाँ इम्प्लांट होगा, यूट्राइन कैविटी में तो पहुंच गया था, तो यूट्राइन की जो वॉल है, आउटर जो वॉल है, उस वॉल के साथ ये क्या करेगा, ये इम्प्लांट करेगा। और स्पेसिफिकली हम बात करें तो किसके साथ इम्प्लांट करेगा, एंडोमेट्रियम के साथ ये क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा। ठीक है, हमने देखा था हमारे यूट्रस में क्या है, 3 लेयर्स थी। जो सबसे इनर लेयर है एंडोमेट्रियम की, जो कि क्या करती है, जो कि ब्रेक हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कॉजिंग पीरियड्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो जो लेयर है वहां पे क्या करेगा, वहां पे हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो करेगा वो इम्प्लांट करेगा। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट जो है हमारा, वो क्या करेगा, वो एंडोमेट्रियम के पास आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा सिंपली। ठीक है, सिंपल भाषा में बोल देते हैं अटैच। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अटैच। क्या हो जाएगा हमारा, अटैच। ठीक है, अब अटैच हो जाएगा तो कौन सी जो लेयर है वो अटैच होगी हमारी ब्लास्टोसिस्ट की। हमने देखा था ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर्स थी ना, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। तो जो ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी इम्प्लांट। इस डायग्राम में देखिए, ये जो लेयर हमारे पास, ये इस लेयर को हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम, इस लेयर को हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये जो एरिया प्रेजेंट है ये क्या है, ये है हमारा यूट्राइन कैविटी का एरिया, यूट्राइन कैविटी का। दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो हमारे पास आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस आउटर लेयर, ये आउटर लेयर हमारे पास क्या है, ये आउटर लेयर हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर है। और ये हमारे पास जो रेड कलर वाला प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये इनर सेल मास है। तो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर जो है वो इम्प्लांट करेगी, यानी कि वो अंदर की साइड अटैच हो जाएगी। ये अटैचमेंट देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या कर रही है, ये अटैच कर रही है एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ। क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है ना। तो क्या करेगी, ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोफोब्लास्ट वाली जो लेयर थी वो क्या करेगी, वो हमारी अटैच हो जाएगी। क्या करेगी, वो हमारी एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगी। एंडोमेट्रियम किसका पार्ट है, हमारे पार्ट है यूट्राइन वॉल का। अगर क्वेश्चन आता है कि जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ होगा, कौन से एरिया में होगा, एंडोमेट्रियम में होगा स्पेसिफिक। ठीक है, ब्रॉडर वे में पूछा तो ब्रॉडली हमारे यूट्राइन वॉल में इम्प्लांटेशन होता है। जाइगोट या फिर हमारे पास जो फीटस है वो कौन सी स्टेज पे इम्प्लांट होता है, कौन सी स्टेज है वो स्टेज हमारी ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज। कौन सी स्टेज पे इम्प्लांट होगा हमारा, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में। और स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी लेयर इम्प्लांट करती है, तो कौन सी लेयर इम्प्लांट करती है, ट्रोफोब्लास्ट वाली जो लेयर है वो हमारी इम्प्लांट करती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हमारी गेस्टेशन का, यानी कि इम्प्लांट हो चुका है हमारे पास, और इम्प्लांट होने के बाद हमारा जो पीरियड चलेगा उस पीरियड में क्या क्या चेंजेस होंगे, और उसके बाद जब बच्चे की डिलीवरी होगी वो कैसे होगी, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम हमारी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आज हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी टॉपिक पढ़ा है। आई होप आप सबको समझ आया हो, आप सबको ये टॉपिक एकदम ही क्लियर हो गया हो। इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली अपने एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएं, यही हमारा मोटो है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।